नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आरबीएससी कक्षा 12 की जो बुक चल रही है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 2 और उसका हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 2 जिसका नाम है भारत के विकास की यात्रा 1985 से 2004 तक। दोस्तों, इसका हम जो है दो पार्टों में इस पाठ को पढ़ चुके हैं। आपने नहीं देखी, आई बटन में लिंक मिलेगा, देख सकते हैं। और पहला पार्ट भी आपने नहीं देखा, उसका भी लिंक मिलेगा, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम जो है राजीव गांधी सरकार में जो सूचना एवं संचार क्रांति आई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है। यानी जब से जो मानव है वो धरती पर आया या धरती पर उसका अवतरण है, उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया। अब देखो विद्यार्थियों, इसको समझो। संचार का अर्थ क्या होता है? संचार माध्यम मतलब ऐसे माध्यम जिसके द्वारा हम अपना संदेश दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे का संदेश हमारे तक पहुंच सकता है। ये ऐसे संचार साधन हैं। प्रगति के पथ पर मानव बहुत दूर चला है। यानी जो प्रगति है या जो अपनी धीरे धीरे बढ़ता मानव बहुत दूर चला है। जीवन के हर क्षेत्र में कई ऐसे मुकाम हासिल हो गए हैं जो हमें सभी सुविधाएं एवं आराम प्रदान करते हैं। यानी जीवन के जो हर क्षेत्र है इसमें ऐसे हमें मुकाम हासिल हुए जो हमें सभी सुविधाएं और आराम प्रदान करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की माने कि जब हमारे दादा परदादा थे उस समय पंखे की सुविधाएं नहीं होती थी, आज एसी तक की सुविधाएं हैं। जब हमारे पिताजी के समय की बात करें तो लाइट भी बहुत कम होती थी, मतलब आज तो लाइट है, एलईडी लाइट है। और उस समय तो रेडियो का साधन हुआ करता था, आज तो मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, 4G 3G एलईडी टीवी, ऐसे मतलब बहुत सारे साधन आ गए हैं। बहुत सारी आराम की सुविधाएं हो गई हैं जो पहले नहीं थी। यानी मानव ने जो है अपने मुकाम पर यानी अपने अलग अलग क्षेत्रों में इस मुकाम पर ये चीज़ें हासिल की है। संचार क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए गए। यानी जो संचार का क्षेत्र है इसमें क्रांतिकारी कदम उठाए गए। अब क्रांतिकारी का मतलब क्या होता है? एक तो मतलब धीरे धीरे काम होना और एक तीव्र गति से काम होना, जिनके चलते हमने आज अनेक नए स्रोत, नए साधन और नई सुविधाएं प्राप्त कर ली। यानी इन्हीं कदमों के कारण आज हमें नए नए स्रोत मिल रहे हैं, नए साधन मिल रहे हैं और नई सुविधाएं मिल रही है जो हमें आधुनिकता के दौर से काफ़ी ऊपर लाकर खड़ा करते हैं। यानी ये जो सुविधाएं हैं या साधन हैं ये हमें मॉडर्नाइजेशन से भी ऊपर लाकर हमें खड़ा करती है। बिजली, सड़क, पानी आदि की तरह दूर संचार सुविधा एक आधारभूत सुविधा के रूप में विकसित है। यानी वैसे कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, वैसे ही प्रकार जो दूर संचार सुविधा यानी आजकल कहते हैं रोटी कपड़ा मकान बिना चल जाए, लेकिन मोबाइल बिना कौन चला है, इंटरनेट बिना कौन चला है। इन प्रकार दूर संचार सुविधा जो है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण सुविधा रही। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले की गति विहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान हुआ। यानी कोई मैसेज भेज रहा है, कोई मैसेज प्राप्त कर रहा है, लेकिन गति विहीन का मतलब जो चल नहीं रहे हैं। यानी पहले क्या करते थे, ऊंट के माध्यम से संदेश पहुंचाते थे कि कोई व्यक्ति मतलब किसी गांव जाता था तो उस मतलब ऊंट लेके जाता था, वहाँ से संदेश पहुंचाते थे कि वहाँ पर ये बात कह देना। उसके बाद जो है जो डाक है लिफाफों के माध्यम से पहुंचाते थे। उसके बाद जो है ये अपने टेलीफोन आते थे बड़े बड़े एसटीडी वाले, उसके माध्यम से पहुंचाते थे। और अब क्या है, अब तो मोबाइल के माध्यम से हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं और फ़ोन जो है आराम से कर सकते हैं। मतलब उस गति विहीन का मतलब होता है बिना चले और लंबी दूरी तक यानी विदेश तक हम जो है अपना संदेश भेज सकते हैं। दूरदर्शन, रेडियो, प्रेस, समाचार पत्र, सिनेमा, इंटरनेट, मोबाइल, उपग्रह आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। दूरदर्शन यानी टीवी, रेडियो है ही, प्रेस यानी अखबार, समाचार पत्र है, सिनेमा घर है, इंटरनेट है, मोबाइल है, उपग्रह जो ऊपर घूमते रहते हैं वो, ये सब क्या है संचार के मुख्य साधन हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का वृहत्तम तंत्र है। यानी जो भारत का डाक संचार तंत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा संचार तंत्र है, मतलब सबसे बड़ा तंत्र है। आधुनिक संचार के साधनों में मुख्य है टेलीफोन, इंटरनेट एवं मोबाइल। यानी टेलीफोन तो अब बहुत कम लोग यूज रहते हैं, अब तो ज़्यादा योग जो है मोबाइल और इंटरनेट का। भारत में सूचना क्रांति का श्रेय प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जाता है। यानी भारत में जो सूचना क्रांति लाने का श्रेय वो जाता है प्रधानमंत्री राजीव गांधी को। उड़ीसा में जन्मे सैम पित्रोदा भौतिकी में यानी फिजिक्स में स्नातकोत्तर करने के बाद इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की और शिकागो अमेरिका के
इलियान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चले गए, यानी वहाँ पर पढ़ने के लिए चले गए। और 70 के दशक में पित्रोदा दूरसंचार और कंप्यूटिंग के क्षेत्र में तकनीक विकसित करने की दिशा में काम भी करते रहे। 80 के दशक में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पित्रोदा को भारत आकर अपनी सेवाएं देने का न्योता दिया, यानी सैम पित्रोदा को कहा कि आप जो भी टेक्नोलॉजी सीखी है वो सारी सुविधाएं आप आकर भारत को दीजिए। भारत लौटने के पश्चात उन्होंने दूरसंचार के क्षेत्र में स्वायत्त रूप से अनुसंधान और विकास के लिए C.DOT अर्थात टेलीमेटिक्स के विकास के लिए केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की स्थापना की, यानी C.DOT की स्थापना की गई थी, सैम पित्रोदा ने की थी। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के सलाहकार के हैसियत से दूरसंचार नीति को नई दिशा में देने का काम किया, यानी बाद में वो जो है प्रधानमंत्री सलाहकार बने। और भारत में जो सूचना क्रांति है इसके अग्रदूत जो है वो सैम पित्रोदा माने जाते हैं। विगत वर्षों में यानी पिछले कुछ वर्षों में भारतीय दूरसंचार क्षेत्र ने अच्छी प्रगति की, यानी भारतीय जो दूरसंचार है इसने विगत क्षेत्रों में यानी विगत वर्षों में बहुत अच्छी प्रगति की है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीफोन नेटवर्क वाला देश बन गया, यानी भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीफोन जो नेटवर्क है इसका देश बन गया। वर्ष 1994 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, जिसने मांग पर टेलीफोन की उपलब्धता और उपयुक्त दरों पर उत्कृष्ट सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित की गई, घोषित की गई। यानी राष्ट्रीय दूरसंचार नीति में क्या गया कि जितनी मांग है उतनी टेलीफोन उपलब्ध कराए जाए और उपयुक्त दरों पर यानी कम दरों पर या वाजिब दरों पर जो है सेवाएं भी प्रदान की जाए, जिसके तहत 1997 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई, जिसका आपने नाम बहुत बार सुना होगा कि ट्राई ने ये घोषणा की, वो जो है एक बहुत बड़ी मतलब विभाग है या डिपार्टमेंट है जो मोबाइल या भारतीय जो दूरसंचार है इसके ऊपर नियंत्रण करता है। नई दूरसंचार नीति की घोषणा वर्ष 1999 की गई, यानी नई जो दूरसंचार नीति बनाई गई थी वो 1999 में, जिसने देश में दूरसंचार क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय मूलभूत ढांचे के विकास को संभव बनाने और इस क्षेत्र के विकास हेतु एक खाका तैयार करने की जरूरत पर बल दिया। यानी 99 की जो नीति थी उसके तहत कहा गया कि जो भारतीय दूरसंचार है इसको विश्व स्तरीय बनाया जाए और इसका जो खाका तैयार करने में जरूरत दी। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 का प्राथमिक उद्देश्य देश भर में कम कीमतों पर भरोसेमंद सुरक्षित दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यानी राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 क्या कहती है कि देश में कम कीमत पर और भरोसेमंद और सुरक्षित जो है दूरसंचार यानी जो संचार के साधन है या टेलीफोन है वो और ब्रॉडबैंड जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो भी उपलब्ध करवाई जाए। यह नीति समानता और सर्वांगीणता को बढ़ाने के साथ साथ इन सेवाओं की राष्ट्रीय विकास में बढ़ती भूमिकाओं को भी रेखांकित करती है। C.DOT भारत सरकार का दूरसंचार तकनीकी विकास केंद्र है, जिसकी स्थापना अगस्त 84 में एक स्वायत्त संगठन की गई थी। यानी C.DOT जो है वो दूरसंचार तकनीकी का एक केंद्र है जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी स्वायत्त संगठन, यानी एक मतलब स्वायत्त का मतलब होता है आज़ाद संगठन के रूप में। इसे भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को विकसित करने का पूरा अधिकार दिया गया था। यानी जो भारतीय दूरसंचार नेटवर्क है इसकी जो भी आधुनिक तकनीकें हैं या अत्याधुनिक तकनीकें उनको विकसित करने का पूरा अधिकार किसे दिया गया? C.DOT को। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL की जो स्थापना है 1986 में भारत के मुख्य मेट्रो शहर जैसे दिल्ली मुंबई में उच्च स्तरीय जो दूरसंचार सुविधाएं उनके प्रदान के लिए की गई थी। और भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL की स्थापना 2000 में की गई थी। ये तो वायरलेस जैसे फ़ोन है, CDMS वायरलेस है, GSM वायरलेस है, इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड है, विशेष आदि सेवाएं प्रदान के लिए इसकी की गई थी। भारत में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP की शुरुआत की गई, जिसको आप जानते हैं कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी में क्या होता है कि हम जो है एक सिम कंपनी छोड़कर या एक उपभोक्ता कंपनी छोड़कर दूसरी उपभोक्ता कंपनी से जुड़ सकते हैं और हमारा जो मोबाइल नंबर है वो वही रहेगा जो पहले था, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता को एक सेवा प्रदाता से दूसरे सेवा प्रदाता की सेवा लेते हुए अपने वर्तमान नंबर रखने की सुविधा भी मिलती है। स्पेक्ट्रम प्रबंधन ऐसी प्रशासन और तकनीकी प्रक्रियाओं का समावेश है। यानी जो स्पेक्ट्रम प्रबंधन है वो इसी प्रकार की प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाओं का समावेश है जो रेडियो और संचार सेवाओं के लिए भी आवश्यक है। इसलिए स्पेक्ट्रम प्रबंधन में प्रभावी और सावधानीपूर्वक तरीके से राष्ट्रीय हितों के साथ बिना कोई समझौता के स्पेक्ट्रम आवंटन किया जाना चाहिए। यानी जो स्पेक्ट्रम आवंटन है ये किया जाना चाहिए जिससे बड़े स्तरों पर लोगों को फायदा पहुंचे। आधुनिक तकनीकों 3G 4G नेटवर्कों की बढ़ती लोकप्रियता तथा ब्रॉडबैंड और वायरलेस सेवाओं के मद्देनजर सूक्ष्म दूरसंचार उपकरणों की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यानी जो
3G 4G नेटवर्क है या ब्रॉडबैंड है, इनके कारण जो दूर संचार के सूक्ष्म उपकरणों की भी मांग बढ़ती जा रही है। इस मांग के मद्देनजर सरकार और नीति निर्माताओं का पूरा ध्यान अब घरेलू उत्पादन उद्योग की ओर विकसित करने पर है। यानी ये चाहते हैं कि बाहर से मतलब सुविधाएं न जुटाकर देश में ही ये साधन बनाए जाए। टेलीविज़न एक दूरसंचार माध्यम है। यानी आपको याद होगा कि टेलीविज़न जब शुरू में आया था, ब्लैक एंड वाइट टीवी आता था, और उस समय जो है गाँवों में, शहरों की तो पता नहीं, गाँव में जो है एंटीना जो है काम करती थी, उसको छत पर लगाया रहता था, उसको सारा दिन घुमाते रहते थे, और उस समय DD1 DD नेशनल जो है एक ही चैनल चलता था, उसी को देखा करते थे, जिसका उपयोग ध्वनि के साथ चलती हुई छवियों को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। यानी जो ध्वनि के साथ चलती हुई जो चित्र है उनको प्रसारित करने के लिए किया जाता है। समाचार, मनोरंजन एवं विज्ञापन के लिए टेलीविज़न एक व्यापक माध्यम है। यानी समाचार देखने हैं, मनोरंजन करना है या विज्ञापन के लिए टीवी जो है बहुत बड़ा माध्यम है। सैटेलाइट के माध्यम से डायरेक्ट टू होम यानी D2H टेलीविज़न एक नई तकनीक है। यानी D2H को जो है सैटेलाइट के माध्यम से डायरेक्ट टू होम यानी घर पर पहुंचाने की एक तकनीक है, हमारे टीवी देखने के ढंग में भी परिवर्तन ले आई है। इस सैटेलाइट आधारित तकनीक का अभिप्राय डिजिटल रूप से तेज एवं क्रिस्टल रहित टीवी से है, जिसको हमारे घरों में सीधा भेजा जाता है। यानी ऐसी सुविधाएं हैं जिससे कार्यक्रमों का चयन और उससे चलाने के लिए हमारे पास अनेक विकल्प होते हैं। यानी हम अपने मर्जी के जो है चैनल चूज़ कर सकते हैं। डिश टीवी भारत की प्रथम व्यावसायिक DTH सेवा थी। यानी जो डिश टीवी है वो भारत की प्रथम व्यावसायिक DTH सेवा थी। आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपके घर पर कौन सी DTH सेवा है, और आपके घर पर सबसे पहले आपने जो है कौन सा टीवी देखा था। मेरा तो फेवरेट जब मतलब कार्यक्रमों की बात करूं तो उस समय शक्तिमान था। संचार का एक महत्वपूर्ण साधन टेलीफोन है। यानी संचार का दूसरा महत्वपूर्ण साधन क्या है? टेलीफोन, जिसका आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। इसकी सहायता से अलग अलग स्थानों पर बैठे व्यक्ति आपस में बात करते हुए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यानी टेलीफोन याद होगा STD जो है गाँव में होती थी उस समय। हम तो हर के पास मोबाइल है, लेकिन उस समय STD की सुविधा होती थी। गांव में एक STD होती थी, उसी पर सभी लोग जो है अपने कहीं पर रिश्तेदार में कहीं फ़ोन लगाना था वहीं पर फ़ोन लगाते थे। तो टेलीफोन सेवाओं में STD जिसे कहा जाता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, और एक ISD जो इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग है। ISD यानी जो बाहर विदेश रहते थे उनके लिए ISD लगती थी। सेवाओं के आने जाने से देश एवं विदेश में सीधे ही नंबर डायल करके व्यक्ति आपस में बात कर सकते हैं। STD और ISD सेवाओं में शहर एवं दूसरे देशों के अंक कोड रहते हैं। अंक के कोड यानी पिन जो जैसे हर जगह का पिन कोड है, वैसे वहाँ पर मोबाइल जो टेलीफोन नंबर है उनके जो कोड होते थे STD कोड, वो भी डायल किए जाते थे, जिन्हें टेलीफोन नंबर के पहले डायल करके बिना किसी इंतजार के बात की जा सकती थी। संचार सेवाओं के क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन सेवाओं के आविष्कार से एक महत्वपूर्ण क्रांति आ गई। मोबाइल सेवाओं से मोबाइल फ़ोन सेवा का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति से सीधी बात की जा सकती है। यानी ISD और STD में क्या दिक्कत थी कि पहले को बोला कहीं लाइन ख़राब हो गई, कहीं लाइन मिल नहीं रही है, और मोबाइल में ऐसी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है आप सीधी किसी से बात कर सकते हैं। मोबाइल सेवाओं द्वारा तीव्र गति की सेवा 3G और 4G भी उपलब्ध है, जिसके द्वारा हम वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। यानी पहले तो हम फ़ोन से बात कर सकते थे, लेकिन वीडियो कॉलिंग के बाद में हम एक दूसरे से आमने सामने देखकर बात कर सकते हैं। विभिन्न जो मोबाइल एप्लीकेशन है उन्होंने संचार सेवाओं को और आसान एवं तीव्र बना दिया। दिन प्रतिदिन इन सेवाओं में नई नई तकनीकों का आविष्कार है, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इस प्रकार के बहुत सारे एप्लीकेशन है जिनके माध्यम से हम अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है। इंटरनेट का अर्थ है परस्पर जुड़ा हुआ जाल तंत्र, जिसमें सूचनाओं का अंतरराष्ट्रीय मार्ग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को उपलब्ध होता है। इसे सूचनाओं का राजपथ भी कहा जाता है। इंटरनेट जो है कंप्यूटरों का मुक्त संयोजन है, जिसमें कंप्यूटर का उपयोगकर्ता स्थानीय इंटरनेट सेवा प्रदाता से टेलीफोन द्वारा जुड़ाता है, यानी ब्रॉडबैंड जो सेवा है। उसके बाद इंटरनेट ब्राउज़र सॉफ्टवेयर की सहायता से लोग अपने इच्छित सर्वर का पता कंप्यूटर में भरते हैं। सर्वर में जो मौजूद सूचनाएं वो कंप्यूटर स्क्रीन पर आ सकती है। 70 के दशक में ईमेल की शुरुआत, संचार क्रांति में शुरुआत आई थी। ईमेल का जो आविष्कार है वो क्या था? रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने। ईमेल की सहायता से कोई भी सूचना कुछ सेकंड में विश्व किसी भी कोने में हम भेज सकते हैं। ईमेल के द्वारा संदेश से हज़ारों व्यक्ति एक साथ भेजा जा सकता है। मतलब इंटरनेट की सहायता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी VC भी की जा सकती है, जो कम खर्चीली और समय की भी बचत करती है। इसके द्वारा देश विदेश के अलग अलग बैठे लोग जो है एक दूसरे को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम अलग अलग प्रकार के चित्र यानी इमेजेज, चलचित्र यानी मूवीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी एवं शीघ्रता से भेज एवं देख सकते हैं, यानी सेंड कर सकते हैं और पा भी सकते हैं।
संचार तकनीक समस्त विश्व के लोगों को एक दूसरे से संपर्क करने, सूचना तक तीव्र एवं शीघ्र पहुंचाने और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के साथ वार्तालाप संबंध स्थापित करने की सुविधा प्रदान करती है। सूचना एवं संचार तकनीकी मानव जीवन के समस्त पहलू रूप पर स्पष्ट रूप से अपना प्रभाव भी छोड़ती है। वर्तमान समय जो है संचार का मुख्य संचार क्या है? मुख्य रूप है दूर संचार। दूर संचार से तात्पर्य विद्युतीय चुंबकीय माध्यम से सूचनाओं का संप्रेषण करना। लोक सेवा प्रदान की प्रभावशीलता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीय बढ़ाने के लिए 90 के दशक में केंद्रीय प्रशासनिक सुधार समिति ने राज्यों और नागरिकों के बीच में इंटरफेस यानी ई गवर्नेंस के उपयोग की सिफारिश की। कालांतर में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना जो उद्देश्य नागरिकों की जो अलग अलग सेवाएं हैं जो जिनकी मतलब लोक सेवाओं की डिलीवरी में गति, विश्वसनीयता, सुगमता, पारदर्शिता बढ़ाना है। सरकारी सेवाओं के वितरण को अधिक प्रभावी बनाने के सरकारी प्रक्रियाओं को सरल कुशल बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से देश भर में इंटरनेट सेवाओं का विस्तार किया गया। आशा की जाती है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लागू हो जाने के बाद लोगों को जो विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की जो भागदौड़ है, अधिकारियों से संपर्क करने आदि में मुश्किलें जो है दूर हो गई। सूचनाओं का आदान प्रदान सुगम होगा। भारत सरकार का दावा है कि इससे प्रशासनिक कामकाज में जो पारदर्शिता आएगी, यानी इंटरनेट के माध्यम से कामकाज करेंगे तो उसमें पारदर्शिता होगी। प्रशासन और लोगों के बीच में दूरियां भी मिटेगी। स्कूल बच्चों का अकारण पुस्तकों के बोझ तरह भी नहीं समझना पड़ेगा। वे मोबाइल, लैपटॉप और टैब आदि के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए शिक्षा प्राप्त करना जीवन भर अच्छी शिक्षा देने का प्रभावी साधन है। सूचना जो प्रौद्योगिकी है वह देश में ई लर्निंग बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं। इनके परिणामस्वरूप डिजिटल सामग्री को पहुँचाने और प्रबंधन के सस्ती तकनीकों और साधनों का जो विकास हुआ है वो केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया के अंतर्गत लोगों को रोजमर्रा की सुविधाएं भी देना चाहती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो बहुत ही व्यापक है। यदि ये कार्यक्रम सफल हो गया तो निसंदेह विकासशील भारत विकसित देश के भी निकटे पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये आज का हम इतना ही वीडियो देखेंगे और राजीव गांधी जो कार्यकाल है वो खत्म हो चुका है। कल के वीडियो में हम जो वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने क्या क्या कार्य किए वो देखेंगे। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना नहीं बोले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।